गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हर घर पाठशाला में आप सभी का स्वागत है। बच्चों, हम वोकेशनल एजुकेशन को कवर कर रहे हैं और ये जो वीडियो है प्लस टू क्लास के पर्पज़ से बनाई जा रही है। बच्चों, आप लोग जो प्लस टू क्लास के बच्चे हैं, आपने ऑलरेडी हमने अपना जो स्किल्स है उसे शुरू किया है और उसमें हम ऑलरेडी हमने जो हमारा पहला यूनिट है कम्युनिकेशन स्किल्स, उसको पढ़ना शुरू कर दिया है। इसमें आपने बच्चों पढ़ना जो आप ऑलरेडी पढ़ चुके हैं वो है आपका एक्टिव लिसनिंग स्किल्स के बारे में आप पढ़ चुके हैं। उसके बाद आप स्टेप्स फॉर एक्टिव लिसनिंग आप पढ़ चुके हैं। डेमोस्ट्रेट बेसिक राइटिंग स्किल्स भी आपने पढ़ा है। सेंटेंस क्या होते हैं वो भी आप पढ़ चुके हैं। फ्रेजेस क्या होते हैं वो भी आप पढ़ चुके हैं। काइंड ऑफ सेंटेंसेज और पार्ट ऑफ सेंटेंसेज भी आप पढ़ चुके हैं और पार्ट ऑफ स्पीच भी आपने ऑलरेडी आपने कवर कर लिया है हर घर पाठशाला की वीडियो से। ठीक है जी। पर जो आज की वीडियो में मैं आपको क्या पढ़ाने वाली हूँ, जो आज का जो हमारा सेशन रहेगा वो रहेगा आर्टिकल्स और कंस्ट्रक्शन ऑफ पैराग्राफ के बारे में। चलिए हम वीडियो को शुरू करते हैं। हम शुरू करेंगे बच्चों आर्टिकल से कि आर्टिकल्स क्या होते हैं। आपने बच्चों बचपन से लेकर इंग्लिश ग्रामर में पढ़ा होगा कि आर्टिकल्स क्या होते हैं। बस आप ये समझिए कि उसका ही क्विक रिवीजन है इस टाइम पे अभी। ठीक है जी। तो आर्टिकल्स इंग्लिश ग्रामर में 3 आर्टिकल्स होते हैं। जो हम आर्टिकल्स के बारे में पहले पढ़ेंगे, आप लोगों को पता होगा, बचपन से आपने पढ़ा होगा कि आर्टिकल्स क्या होते हैं। आर्टिकल्स इंग्लिश ग्रामर में 3 प्रकार के होते हैं। 3 आर्टिकल्स होते हैं, ए, एन और द। तो आर्टिकल्स क्या होते हैं इसके बारे में आपको बताती हूँ। आर्टिकल्स क्या होते हैं, एक सपोर्टिंग पार्ट ऑफ स्पीच होते हैं कि जो स्पीच को ये क्या करते हैं, सपोर्ट करते हैं। ठीक है। ये एज एडजेक्टिव्स भी काम करते हैं और इंग्लिश ग्रामर में 3 आर्टिकल्स होते हैं। आर्टिकल्स क्या करते हैं कि ये जो नाउन होते हैं, नाउन से पहले आर्टिकल्स का यूज़ होता है और ये आर्टिकल नाउन को क्या करते हैं, डिस्क्राइब करते हैं। कैसे ये आर्टिकल्स बताते हैं कि नाउन में नाउन कोई जो नाउन है वो स्पेसिफिक है या जनरल है। जनरली इट इज़ यूज बिफोर नाउन गिव एडिशनल इन्फॉर्मेशन अबाउट द नाउन। देयर आर ऑल्सो एडजेक्टिव्स, दीज आर ऑल्सो एडजेक्टिव्स। क्या मतलब है कि जो ये नाउन से पहले यूज होते हैं और ये नाउन के बारे में एडिशनल इन्फॉर्मेशन देते हैं, जैसे कि जो नाउन है वो महत्वपूर्ण है या कम महत्वपूर्ण है। अब इंग्लिश में हम बात करें कि जनरल है या स्पेसिफिक है। ठीक है। और ये किसके रूप में ये यूज़ होते हैं, एडजेक्टिव के रूप में भी ये प्रयोग होते हैं। ठीक है। इसके बाद मैं आपको बताने वाली हूँ कि आर्टिकल्स कितने प्रकार के होते हैं या फिर काइंड ऑफ आर्टिकल्स। आर्टिकल जो होते हैं वो 2 प्रकार के होते हैं, इनडेफिनिट आर्टिकल्स और डेफिनिट आर्टिकल्स। इनडेफिनिट आर्टिकल्स में हम जो शामिल करते हैं ए और एन को शामिल करते हैं और डेफिनिट आर्टिकल्स में हम द को शामिल करते हैं। बच्चों, हम सबसे पहले पढ़ेंगे इनडेफिनेट आर्टिकल के बारे में। ठीक है। जैसे कि नाम से ही पता चल रहा है आपको, इनडेफिनेट जिसके बारे में कुछ पता नहीं है, इनडेफिनेट निश्चित नहीं है जो। ठीक है। तो ऐसे आर्टिकल्स कौन कौन से होते हैं, ए और एन। ठीक है। आपको पता होगा कि ए और एन कहाँ यूज होता है। ए और एन यूज होता है जहाँ जो कि सिंगुलर काउंटेबल नाउन होते हैं, जो कि आपके सिंगुलर होते हैं, जिसे काउंट किया जा सकता है। ऐसे नाउन के आगे क्या यूज होता है, ए और एन। साथ में इसे इनडेफिनेट आर्टिकल्स क्यों कहते हैं, क्योंकि जो आर्टिकल्स होते हैं ए और एन, ये ऐसे नाउन के आगे लगते हैं जो कि स्पेसिफिक नहीं होते हैं, जो जनरल नहीं होते हैं। जो जनरल होते हैं स्पेसिफिक नहीं होते, जो इनडेफिनेट होते हैं। जैसे कि अ डॉक्टर, एक डॉक्टर की बात हो रही है पर ये जनरल है, हमें पता नहीं कौन से डॉक्टर की बात हो रही है, कोई स्पेसिफिक नहीं है। आपको एक डॉक्टर पता नहीं कौन सा होगा, ये कोई स्पेसिफिक नहीं है, किसी भी डॉक्टर के बारे में बात हो रही है तो ये आपका अ डॉक्टर लगेगा। अगर हम बात कर रहे हैं किसी अ टीचर, अगर कोई स्पेसिफिक टीचर नहीं है, किसी भी टीचर की बात हो रही है तो अ यूज होगा। जो स्पेसिफिक होता है, कोई एक फेमस होता है, किसी के बारे में आपको पता है, तो उसके आगे द यूज होता है। ठीक है। डेफिनेट आर्टिकल यूज होता है। पर यहाँ पे इनडेफिनेट इसलिए यूज हो रहा है क्योंकि हम किसी जनरल की बात कर रहे होते हैं।
तो इसमें और क्या लिखा है, द चॉइस बिटवीन ए और एन डिटरमाइंड बाय साउंड बिफोर अ वर्ड बिगनिंग विद अ वॉवल साउंड। इसका मतलब क्या है कि ए और एन का वो कैसे यूज़ करते हैं, जहाँ पे आपका वॉवल की आवाज़ आती है वहाँ पे आप एन का यूज़ करेंगे और बाकी जगह आप ए का यूज़ करेंगे, आ का यूज़ करेंगे। जैसे कि एन ऑरेंज, एन अम्ब्रेला, एन आर, एन ऑनेस्ट मैन। तो यहाँ पे आपको वॉवल की आवाज़ आ रही होती है। ये आपको मैंने बता दिया कि द इंडेफिनेट आर्टिकल इज यूज्ड बिफोर सिंगुलर काउंटेबल नाउन, कि जो इंडेफिनेट आर्टिकल होते हैं वो सिंगुलर काउंटेबल नाउन के आगे यूज होते हैं, जिसे हम काउंट कर सकते हैं और जो सिंगुलर फॉर्म में होते हैं। फॉर एग्जाम्पल आ बुक, एन ऑरेंज, आ गर्ल। ये आपको तीनों के तीनों जो एग्जाम्पल दिख रहे होंगे, ये आपको सिंगुलर के काउंटेबल नाउन के रूप में दिख रहे होंगे कि एक वचन को दर्शाते हैं। इसके बाद बात करें हम डेफिनेट आर्टिकल्स की, तो डेफिनेट आर्टिकल्स में द का यूज होता है। जो डेफिनेट आर्टिकल है उसमें द को शामिल किया जाता है। द इज कॉल्ड द डेफिनेट आर्टिकल, ठीक है, बिकॉज इट नॉर्मली पॉइंट्स आउट सम पर्टिकुलर पर्सन और थिंग्स। इसका मतलब क्या है कि द कहाँ यूज होता है, डेफिनेट आर्टिकल में द को यूज किया जाता है और ये किसी पर्टिकुलर और स्पेसिफिक थिंग, पर्सन के आगे ये यूज होता है। जैसे कि ही सॉ द डॉक्टर, इसका मतलब क्या हो गया कि उसने एक डॉक्टर को देखा। अगर हम बात करते ही सॉ अ डॉक्टर, तो आ मतलब कि किसी डॉक्टर को देखा, पर जब द का यूज हो गया तो मतलब है कि किसी पर्टिकुलर डॉक्टर के बारे में बात करे जिसे वो अच्छे से जानता है और इसे अच्छे से पहचानता है और जिसके नाम को भी वो पर्सनली जानता है, तो द का यूज होगा। अगर वो किसी भी डॉक्टर को देखेगा कि वो जानता नहीं है डॉक्टर को, अ डॉक्टर, तो वहाँ पे अ यूज होगा। पर जब द यूज हो रहा है, द का मतलब द कहाँ यूज होएगा, द किसी पर्टिकुलर या स्पेसिफिक नाउन के आगे, ठीक है। तो इसके बाद द डेफिनेट आर्टिकल इज यूज्ड बिफोर सिंगुलर काउंटेबल नाउन्स, प्लूरल काउंटेबल नाउन्स एंड अनकाउंटेबल नाउन्स में। इसका मतलब है कि जो डेफिनेट आर्टिकल है, ऐसा नहीं है कि इनडेफिनेट आर्टिकल की तरह वो सिर्फ सिंगुलर काउंटेबल नाउन के आगे ही यूज होते हैं, पर जो डेफिनेट काउंटेबल नाउन्स है वो आपके सिंगुलर काउंटेबल नाउन के आगे भी यूज होंगे और प्लूरल के भी साथ यूज होंगे और अनकाउंटेबल नाउन्स के आगे भी यूज होंगे। बस इसमें डिफरेंस क्या है, जो आपका इनडेफिनेट आर्टिकल है ए और एन, वो जनरल, जिसके बारे में हमें कोई स्पेसिफिक कुछ नॉलेज नहीं होती, जब हम किसी के बारे में बात कर रहे होते हैं तो वहाँ पे ए और एन यूज़ होता है। और द यूज़ कहाँ होता है, जो द यूज़ होता है जो किसी स्पेसिफिक या पर्टिकुलर जिसके बारे में हमें अच्छे तरीके से पता होता है, उसके आगे द यूज़ होता है, ठीक है। तो इसमें एक डिफरेंस ये भी रहता है कि जो आपका ए और एन सिंगुलर के आगे यूज होता है, द आपका किसी के आगे भी, प्लूरल है, सिंगुलर है या अनकाउंटेबल नाउन है, किसी के आगे भी यूज होता है। तो द बुक, अगर हम किसी भी किताब के बारे में बात कर रहे हैं तो अ बुक आ सकता है, पर अगर हम किसी पर्टिकुलर किताब के बारे में बात करें, जैसे भगवत गीता की बात करें, तो द भगवत गीता बुक, उसके आगे द यूज होगा क्योंकि इसे हम अच्छे तरीके से जानते हैं। पर अगर हम किसी ऐसी किताब के बारे में बात करें, किसी भी किताब के बारे में बात करें, तो वहाँ पे अ का यूज होगा। तो आपको क्लियर हुआ होगा कि क्या होता है इंडेफिनिट आर्टिकल और इंडेफिनिट आर्टिकल। इसे हम एक और एग्जांपल से समझते हैं। आर्टिकल्स कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के, ए, एन और द। ए और एन को क्या किस में शामिल किया जाता है, इंडेफिनिट आर्टिकल्स में, और द को किस में यूज किया जाता है, डेफिनेट आर्टिकल्स में, ठीक है। तो ए और ऑन एन यूज कैसे होते हैं, जहाँ पे हम सब्जेक्ट के बारे में नहीं जानते, जिसके बारे में हमें कुछ भी नहीं पता होता सब्जेक्ट के बारे में, जैसे मैंने आपको पहले ही बताया। और डेफिनेट आर्टिकल कहाँ यूज होता है, जहाँ हम सब्जेक्ट को अच्छे तरीके से जानते हैं। तो बच्चों अब हम पढ़ेंगे कंस्ट्रक्शन ऑफ पैराग्राफ के बारे में। आर्टिकल्स हमने पढ़ लिए हैं, तो इससे पहले मैं आपको बताना चाहूँगी कि पैराग्राफ क्या होता है। तो पैराग्राफ जैसे इसमें लिखा भी है कि आफ्टर सेंटेंसेस, कि सेंटेंसेस के बाद पैराग्राफ आर द नेक्स्ट ऑर्डर ऑफ ऑर्गेनाइजेशन फॉर रिटन इंग्लिश कम्युनिकेशन। कि क्या मतलब हुआ इसका, कि जब आप सेंटेंसेस बनाना आपने सीख लिया है तो पैराग्राफ उसके बाद उसका नेक्स्ट ऑर्डर होता है इंग्लिश, जब हम रिटन इंग्लिश को लिखते हैं। सबसे पहले अगर हम एक रिटन इंग्लिश कम्युनिकेशन को लिखना हम सीखना चाह रहे हैं, तो सबसे पहले आप सेंटेंस बनाना सीखते हैं। सेंटेंस बनाना जब आपको आ गया तो उसके बाद आप पैराग्राफ डिज़ाइन करना सीखते हैं। तो इसके बाद क्या लिखा है, अ पैराग्राफ इज अ कलेक्शन ऑफ सेंटेंसेस अरेंज्ड इन सच एन ऑर्डर दैट दे कन्वे अ कंप्लीट टॉपिक। कि जो पैराग्राफ होते हैं वो बहुत सारे सेंटेंसेस का एक कलेक्शन होता है। जब आपने पैराग्राफ बनाना है तो पैराग्राफ में क्या होता है कि सेंटेंसेस जो आपने लिखे हैं उनको कलेक्ट किया जाता है, ठीक है, और उनको इस तरीके से आपने अरेंज करना है कि वो क्या करे, एक पूरा कंप्लीट
जो टॉपिक होता है उसको कन्वे कर पाए, जो आप बताना चाहते हैं दूसरे को, ठीक है। तो आपको ये भी ध्यान रखना है कि पैराग्राफ एक सेंटेंस, बहुत सारे सेंटेंसेस का कलेक्शन होता है जो कि एक पूरा मैसेज कंप्लीट टॉपिक को कन्वे करने के में हेल्प करता है। तो इसके बाद क्या है कि देयर इज नो फॉर्मूला टू डिटरमाइन हाउ मैनी सेंटेंसेस कंप्राइजेज अ पैराग्राफ, इट डिपेंड्स ऑन द डेप्थ एंड कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ द लॉजिक एम्प्लॉयड। तो इसमें क्या लिखा है, इसका मतलब ये है कि जो पैराग्राफ होता है उसको जब हम कंस्ट्रक्ट करते हैं, उसे हम बनाते हैं, तो उसमें कोई फॉर्मूला यूज नहीं होता है। ये आप पे डिपेंड होता है कि आपको किस तरह, कितना बड़ा आपको पैराग्राफ चाहिए, आप उसमें क्या कन्वे करना चाहते हैं। ये आपके पूरा का जो रिटन इंग्लिश कम्युनिकेशन कर रहा होता है, जो लिख रहा होता है, ये उस पर डिपेंड कर रहा होता है। इसके बाद क्या लिखा है कि एवरी सेंटेंस इन द पैराग्राफ शुड रिलेट द मेन आइडिया इन सम क्लियर वे। कि क्या होगा कि जो आपका जो भी जितने भी सेंटेंसेस आपने पैराग्राफ में लिखे हैं, प्रत्येक सेंटेंसेस का जो मेन आइडिया होना, जो आप प्रत्येक सेंटेंस क्या होना चाहिए कि जो जिसके लिए आपने पैराग्राफ लिखा है, जिस पर्पज से आपने पैराग्राफ लिखा है, जो आपका आइडिया है पैराग्राफ लिखने के लिए, वो पूरा का पूरा उससे रिलेट हो, प्रत्येक सेंटेंस आपके मेन आइडिया से रिलेट हो। अब इसमें बताया जा रहा है आपको कि पैराग्राफ कंटेंट की, एक गुड पैराग्राफ में क्या क्या चीज़ें, क्या क्या एलिमेंट होने चाहिए। सबसे पहले यूनिटी, दूसरा ऑर्डर, कोहेरेंस एंड कंप्लीटनेस। क्या मतलब हो गया इसका कि यूनिटी, कि आपका जो इतने भी सेंटेंसेस है पैराग्राफ में वो एक दूसरे से यूनिट हो, एक दूसरे के बारे में बता रहे हो, ठीक है। दूसरा क्या है, ऑर्डर। ऑर्डर का मतलब है कि जितने भी सेंटेंसेज है वो एक पूरे ऑर्डर में लगे होने चाहिए। कि मान लीजिए कि आप टोक्यो ओलंपिक के बारे में आप एक पैराग्राफ बना रहे हैं, तो आपका ऑर्डर ये रहना चाहिए कि डे 1 से लेकर आप पैराग्राफ लिख रहे हो और लास्ट में जितने भी डेज तक आपका ओलंपिक चला है उसके अकॉर्डिंग डे वाइज आप पैराग्राफ लिख रहे हो, तो एक ऑर्डर को आपने फॉलो करना है। कोहेरेंस, कोहेरेंस का मतलब होता है कि जितने भी आप सेंटेंसेज आपने लिखे हैं अपने पैराग्राफ में, वो एक दूसरे को रिलेट कर रहे होने चाहिए। तीसरा क्या है, फोर्थ क्या है, कंप्लीटनेस। कंप्लीटनेस का मतलब हो गया कि आपका जो पैराग्राफ है पूरा का पूरा कंप्लीट मैसेज वो पूरा का पूरा कन्वे कर रहा हो, ठीक है जी। इसके बाद है थिंग्स टू रिमेंबर, कि जब आप पैराग्राफ कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं तो आपको क्या क्या चीज़ें याद रखनी है। सबसे पहले आपने याद रखनी है, आप पैराग्राफ शुड डील विद ओनली वन टॉपिक। आपका जो पैराग्राफ है वो सिर्फ एक ही टॉपिक से डील कर रहा होना चाहिए। जैसे कि आप लिख रहे हैं टोक्यो ओलंपिक के बारे में, मैंने आपको एग्जांपल दिया कि आप टोक्यो ओलंपिक 2020 के बारे में आप पैराग्राफ लिख रहे हैं, तो जो आपका पैराग्राफ है वो सिर्फ एक ही टॉपिक से डील कर रहा हो, वो क्या है, टोक्यो ओलंपिक। इसके अलावा आपको उसमें कुछ और चीज़ नहीं ऐड करनी है। दूसरा क्या है, एवरी सेंटेंस इन द पैराग्राफ शुड से समथिंग अबाउट दैट टॉपिक। आपने जितने भी सेंटेंसेस पैराग्राफ में लिखे हैं वो सारे के सारे आपके जो मेन टॉपिक है आपका, वो उसके बारे में कुछ ना कुछ कह रहे हो। जैसे कि टोक्यो ओलंपिक के बारे में मैंने आपको बताया कि आप एक पैराग्राफ लिख रहे हैं, तो उसके सारे के सारे जितने भी सेंटेंसेज हैं वो सभी के सभी आपके टोक्यो ओलंपिक से रिलेटेड ही होने चाहिए। इसके बाद आपको जो थर्ड पॉइंट है वो है, आफ्टर राइटिंग द पैराग्राफ इट शुड बी रीचेक्ड टू करेक्ट ऑल एरर्स।